हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई सर्कुलर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सर्कुलर की तरफ। तो सबसे पहला सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन एमएसएमई सेक्टर के ऊपर। अब यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है, जो लैंडिंग डायरेक्शंस है, बैंक को निर्देश दिए इन्होंने कि आप एमएसएमई सेक्टर को कैसे लोन प्रोवाइड करोगे। अब ये जो सर्कुलर पब्लिश किया आरबीआई ने, उसमें आरबीआई ने प्राइम मिनिस्टर्स टास्क फोर्स ऑन एमएसएमई जो है उनके 3 रिकमेंडेशंस को भी हाईलाइट किया है। तो ये जो 3 रिकमेंडेशन है ये भी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सर्कुलर में क्या बोला है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पर ये 3 पॉइंट्स जो हमारे को प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स एमएसएमई ने रिकमेंड किए हैं फॉर बैंक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि 20% की ग्रोथ होनी चाहिए जो भी आप लोन प्रोवाइड करोगे माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को, उसमें। मतलब देखो, जो बैंक का फाइनेंशियल ईयर होता है वो कौन सा होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, 31 मार्च, पहले 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये होता है बैंक का फाइनेंशियल ईयर। तो सपोज बैंक ने 31 मार्च 2026 और कब से 1 अप्रैल 2025, इस एक साल में बैंक ने माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को लगभग 100 करोड़ का लोन दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 तक बैंक को कितना लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को, 20% की ग्रोथ होनी चाहिए। तो 100 करोड़ का 20% देख लो कितना हुआ, 120 करोड़। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में बैंक का टारगेट क्या होगा कि भाई हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को 100 करोड़ का लोन दिया था, तो इस साल हमें 20% की ग्रोथ दिखानी है, यानी कि 120 करोड़ रुपए का लोन देना पड़ेगा माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को। तो मतलब बैंक्स को क्या डायरेक्शंस दिए हैं प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ने कि आप जितना लोन दे रहे हो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को, उसको हर साल आपने 20% से इंक्रीज करना है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोला है कि देखो, यहाँ पे बैंक क्या कर सकता है, जैसे सपोज 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक बैंक ने कितना लोन दिया माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को, 100 करोड़ का, जिसमें से सपोज माइक्रो एंड स्मॉल दोनों को दिया है 100 करोड़। ठीक है, सपोज इसमें से जो माइक्रो इंटरप्राइजेस थी वो थी 5000 ऐसे माइक्रो इंटरप्राइजेस थी जिन्होंने लोन लिया अंडर दिस 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब 5000 माइक्रो इंटरप्राइजेस ने लोन लिया। अब इस साल बैंक का टारगेट कितना है कि 100 करोड़ से बढ़ा के कितना लोन देना है, 120 करोड़। तो ये क्या कर सकते हैं बैंक वाले कि इन्होंने पिछले साल हमसे इन 5000 कंपनीज ने, छोटी कंपनीज ने हमसे लोन लिया, इन्हीं 5000 कंपनी को हम थोड़ा और लोन दे देते हैं इस साल। ठीक है, थोड़ा इंक्रीज करके लोन दे देते हैं और हमारा 120 वाला टारगेट भी फुलफिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है टास्क फोर्स ने कि आप जितना लोन दे रहे हो, जितनी कंपनीज को लोन दे रहे हो एक फाइनेंशियल ईयर में, माइक्रो वाली, ठीक है, यहाँ पे स्पेशली बोला है माइक्रो इंटरप्राइजेस, जितनी माइक्रो इंटरप्राइजेस को आप एक फाइनेंशियल ईयर में लोन दे रहे हो, अगले साल वो नंबर बढ़ना चाहिए 10% से। मतलब आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 5000 कंपनीज को लोन दिया माइक्रो कंपनीज को, तो आपको फाइनेंशियल ईयर 26-27 में 10% से इंक्रीज, यानी कि 5500 कंपनीज को लोन देना पड़ेगा। ठीक है, इससे पता है क्या होगा, इससे मेन क्रक्स क्यों ये 10% वाला क्राइटेरिया क्यों लगाया है कि बैंक ने अपने कुछ कस्टमर्स चुन लेगी और उन्हीं को बार बार लोन देती रहेगी और अपना टारगेट फुलफिल करती रहेगी। तो जिससे क्या होगा, और लोग जो है वो लोन लेने से वंचित रह जाएंगे। तो वैसा ना हो, सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले लोन लेने की, इसलिए बैंक्स को क्या बोला गया है कि आप नए नए कंपनीज को भी लोन दोगे। ठीक है, और ये इंक्रीज होना चाहिए आपका 10% से। मतलब इस साल अगर आपने 500 कंपनी को लोन दिया है तो अगली बारी आप 550 कंपनी को दोगे, उससे अगली बारी फिर 10% का इंक्रीज होना चाहिए, उससे अगली बारी फिर 10% का इंक्रीज होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक रिपीटेड कस्टमर को बार बार लोन देते रहो। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट क्या बोला है, आप जितना भी लोन दे रहे हो माइक्रो एंड स्मॉल को, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को जितना भी लोन दे रहे हो, उसमें से माइक्रो को आपने 60% लोन देना है। सपोज अगर आपने माइक्रो एंड स्मॉल को एक फाइनेंशियल ईयर में 200 करोड़ का लोन प्रोवाइड किया, तो 200 करोड़ में से 60% यानी कि 120 करोड़ जो है वो माइक्रो इंटरप्राइजेस को जाना चाहिए। ठीक है, ये बोला है इस टास्क फोर्स ने। अब यहाँ पे आपका एक स्टैटिक का क्वेश्चन भी बन सकता है। स्टैटिक का क्वेश्चन किस पे बनेगा आपका, बेस्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम के कैटेगराइजेशन के ऊपर, कि कौन सी कंपनी को आप माइक्रो इंटरप्राइजेस को बोलोगे, किसको स्मॉल बोलोगे, किसको मीडियम बोलोगे। ठीक है, तो एमएसएमई की आपको एक कैटेगराइजेशन पता नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं हम माइक्रो,
यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्मॉल, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा मीडियम। अब ये जो कैटेगराइजेशन होती है ये आपकी दो क्लासेस के ऊपर होती है। एक होती है आपने इन्वेस्टमेंट कितने की है, और एक आपका टर्नओवर कितने का है, इसके ऊपर बेस्ड होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि माइक्रो के लिए क्या इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का क्राइटेरिया है, स्मॉल के लिए क्या क्राइटेरिया है, एंड मीडियम के लिए क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, ये डिस्कस करते हैं हम। यहाँ पे ये बन गया। अगर हम बात करें माइक्रो इंटरप्राइजेस की, तो माइक्रो इंटरप्राइजेस में आपकी इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 2.5 करोड़, और आपका टर्नओवर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 10 करोड़ का। वहीं अगर स्मॉल इंटरप्राइजेस की बात करें तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितने की होनी चाहिए, 25 करोड़ की, और टर्नओवर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 100 करोड़ का। वहीं अगर मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करें तो इन्वेस्टमेंट कितने की होगी, 125 करोड़ की, और टर्नओवर मैक्सिमम कितना होगा, 500 करोड़ रुपीस। अब यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है अपने सर्कुलर में, आरबीआई ने बोला है कि अगर बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को, तो वो 20 लाख तक का लोन इनको प्रोवाइड कर सकता है कोलेटरल फ्री। उसको कोई कोलेटरल लेने की जरूरत नहीं है बदले में। ठीक है, बैंक कोई कोलेटरल की डिमांड नहीं करेगा, 20 लाख तक का लोन बैंक देगा माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को कोलेटरल फ्री, बिना किसी चीज को गिरवी रखवाए। ठीक है, किसको, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को। मीडियम इंटरप्राइजेस को नहीं बोला यहाँ पे, सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को। कितने तक का लोन, अप टू 20 लाख, और वो भी क्या, कोलेटरल फ्री। साथ ही साथ बैंक को क्या बोला है कि अगर कोई इंटरप्राइज है, ठीक है, अगर कोई इंटरप्राइज है जो कि खुली है अंडर PMEGP, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अगर कोई इंटरप्राइजेस खुली है अंडर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, या उसके अंदर वर्क कर रही है, तो उसको भी 20 लाख तक का आप लोन प्रोवाइड करोगे कोलेट्रल फ्री। उसको भी 20 लाख तक का लोन प्रोवाइड करोगे कोलेट्रल फ्री, बदले में आपने कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी है। ठीक है, कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करोगे। साथ ही साथ यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है, देखो 20 लाख तक तो हम बोल रहे हैं, बाकी अगर बैंक चाहे तो 25 लाख तक का लोन कोलेट्रल फ्री रख सकते हैं, दे सकते हैं। मतलब माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को 25 लाख तक का लोन आप कोलेट्रल फ्री दे सकते हो। अब यहाँ पे दोनों बातों में अंतर क्या है, देखो 20 लाख तक तो आपने कोई कोलेट्रल लेनी नहीं है, 20 लाख तक आपने कोई कोलेट्रल नहीं लेनी है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस से। ठीक है, पर अगर आप 25 समझ लो 24 लाख का लोन दे रहे हो और आपने बदले में कोई चीज कोलेट्रल ले ली, तो हम इसको वायलेशन नहीं मानेंगे हमारे सर्कुलर का। ठीक है, इन्होंने जो डायरेक्शंस दिए हैं उसका वायलेशन नहीं होगा। अगर किसी माइक्रो इंटरप्राइजेस ने 24 लाख का लोन मांगने आई और उससे आपने बदले में कोलेट्रल मांगी, तो ये वायलेशन नहीं होगा सर्कुलर का। 20 लाख तक आप कोलेट्रल नहीं लोगे, 20 से 25 तक का जो डिसीजन है वो बैंक का अपना डिसीजन है। बैंक चाहे तो कोलेट्रल ले भी सकता है, ना चाहे तो नहीं भी ले सकता कोलेट्रल। और बाय चांस अगर बैंक ने कोलेट्रल ले ली तो ये वॉयलेशन नहीं होगा डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन का ये वॉयलेशन नहीं होगा। अगर 20 लाख से ऊपर और 25 लाख तक के लोन के लिए अगर बैंक ने कोई चीज गिरवी रखवाई इंटरप्राइजेस से, तो इसको हम वॉयलेशन नहीं मानेंगे डायरेक्शन का। ये डिसीजन पूरा का पूरा बैंक के ऊपर निर्भर करता है। बैंक चाहे तो कोलेट्रल ले सकता है, ना चाहे तो कोलेट्रल नहीं ले सकता। ठीक है, और ये किसके ऊपर, 20 लाख से ऊपर और 25 लाख तक के लोन की बात हो रही है। ठीक है, 20 लाख तक बैंक नहीं लेगा कोई भी कोलेट्रल, मतलब डिमांड नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो, अगर बैंक कोलेट्रल नहीं लेगा, कोई चीज गिरवी नहीं रखवाएगा, तो बैंक कल को अगर पार्टी डिफॉल्ट कर गई, उन्होंने अपना लोन रीपे नहीं किया, तो ये नुकसान की भरपाई कैसे होगी। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है कि बैंक जो है वो क्रेडिट गारंटी स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। इसमें क्या होता है, जो गारंटी कवर होता है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, ये क्रेडिट गारंटी स्कीम जिसके तहत चलती है, वो चीज वो एजेंसी आपको प्रोवाइड करवाती है क्या, लोन के ऊपर एक गारंटी प्रोवाइड करती है कि अगर कल को पार्टी अगर लोन पे नहीं करेगी तो उसकी भरपाई कौन करेगा, हम करेंगे। और ये परसेंटेज वाइज होता है, 85%, 70%। ठीक है, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है अभी। मतलब अगर आपको रिस्क लग रहा है कि यार ये मैं कोई चीज गिरवी नहीं रखवा रहा हूँ और कल को ये पार्टी ने अगर लोन रिपे नहीं किया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, तो आप किस चीज का बेनिफिट उठा सकते हो, क्रेडिट गारंटी स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो। इसमें आप अपने आप को एनरोल कीजिए, कल को अगर पार्टी पैसे नहीं पे करेगी तो कौन पे करेगा, इस स्कीम के तहत आपको रिपेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, ये होगी बात। अब यहाँ पे देखिए एक चीज समझिएगा, जब भी कोई चीज कोलेट्रल फ्री होगी तो इसमें क्या होगा, मतलब अगर बैंक आपसे कोई चीज गिरवी नहीं रखवा रहा है तो बैंक को क्या होगा, एक रिस्क होगा हमेशा,
एक थोड़ा रिस्की होगा आपको लोन देना। तो इसलिए जब बैंक का रिस्क ज्यादा होता है तो बैंक आपसे इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा लेता है, ये चीज याद रखना। जब भी बैंक को लगेगा कि भाई मेरे को रिस्क ज्यादा है तो बैंक आपको पैसे तो देगा उधार में, पर आपसे इंटरेस्ट रेट भी क्या लेगा, थोड़ा सा ज्यादा लेगा। तो यहां पे आरबीआई ने क्या बोला है, अगर कोई माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस आपसे 20 लाख तक का लोन ले रही है तो आपने क्या करना है, कोई भी चीज कोलेटरल के रूप में इनसे नहीं मांगनी है। पर अगर ये माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस खुद आगे से बोल रही है कि भाई हमारे पास गोल्ड और सिल्वर है, आप इसको कोलेटरल की फॉर्म में रखो, ठीक है, आप इसको गिरवी रखो फिर हमें लोन दो, तो आप कर सकते हो ऐसा। अब यहां पे सोचने वाली बात क्या है कि जब सरकार ने, आरबीआई ने खुद ही बोल दिया कि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस जो है उसको 20 लाख तक के लोन के लिए कोई भी चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, तो वो आगे से खुद क्यों बोलेगी कि भाई हमारे पास सोना है, हमारे पास चांदी है, आप इसको गिरवी रखिए और हमें लोन दीजिए। क्यों? क्योंकि जो भी चीज आप कभी गिरवी रख के चीज लोन लोगे बैंक से, वो क्या पड़ेगा आपको, थोड़ा सा चीप पड़ेगा। समझो यहाँ पे बात को, जैसे एक माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस है, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है, एक ये है एक ये है। अब यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस अगर 20 लाख तक का लोन ले रही है तो इसको कोलेटरल में कोई भी चीज नहीं रखनी है। तो इस वाली माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस ने कोई भी चीज कोलेटरल में नहीं दी, तो इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा 11%, 12%। वहीं ये माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस ने क्या बोला कि देखो आरबीआई तो कह रहा है कि कोई चीज गिरवी नहीं रखनी है, आपको 20 लाख तक का लोन मिल जाएगा, पर हमारे पास गोल्ड पड़ा हुआ है, सिल्वर पड़ा हुआ है और ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसको कोलेटरल की फॉर्म में रखिए और फिर हमें लोन दीजिए। तो इनको लोन थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा, 9.5%, 10% के आसपास लोन पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बदले में क्या चीज दे रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, कोलेटरल दे रहे हैं। तो कल को अगर बैंक का, अगर ये कंपनी पैसा अब नहीं भरती है तो इनका गोल्ड सिल्वर क्या करेगा, बैंक ऑक्शन करेगा और बदले में अपना पैसा निकाल लेगा। इसलिए बैंक को थोड़ा रिस्क कम है। तो जब बैंक को रिस्क कम होता है तो वो क्या करता है, आपको सस्ते दाम पे इंटरेस्ट देता है। और वहीं अगर बैंक को लगेगा कि भाई रिस्क ज्यादा है तो वो आपको महंगे दर पे क्या देगा, महंगे ब्याज पे आपको लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये बात थी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला है आरबीआई ने कि 20 लाख तक के लोन के लिए आपको कोई चीज कोलेटरल में नहीं लेनी है, पर अगर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस खुद आगे से आ रही हैं और बोल रही हैं कि भाई हमारे पास गोल्ड एंड सिल्वर है, आप इसको क्या कीजिए, गिरवी रखिए और हमें फिर लोन दीजिए, तो आप वो चीज कर सकते हो, उस पर कोई मनाही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और बोली है आरबीआई ने कि आप एक सिंपल कंपोजिट लोन दे सकते हो, कितने का, 1 करोड़ रुपए का, एक सिंगल विंडो में, आपको अलग अलग लोन देने की जरूरत नहीं है। अब कंपोजिट लोन का मतलब क्या होता है, देखो दो टाइप के लोन होते हैं, एक होता है आपका टर्म लोन, एक होता है आपका टर्म लोन और एक होता है आपका वर्किंग कैपिटल लोन। टर्म लोन में क्या होता है आपका, बेसिकली जैसे आपने कोई मशीन खरीदनी है, इक्विपमेंट खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, व्हीकल खरीदना है, तो वो उसके लिए आप क्या लोगे, टर्म लोन लोगे। वहीं वर्किंग कैपिटल लोन किस लिए होता है आपका, सिंपल आपकी डेली ट्रांजेक्शन, डेली नीड्स के लिए फुलफिल करने के लिए जो आपको पैसा चाहिए होता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल लोन। जैसे मेरी कंपनी है, मेरे को रॉ मटेरियल परचेज करना है, मेरे को अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, तो उसके लिए मैं क्या लूंगा, वर्किंग कैपिटल लोन लूंगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के लोन होते हैं। अब इन दोनों को अगर आप इकट्ठा जोड़ दो तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट लोन बोलेंगे। तो यहां पे आरबीआई ने क्या बोला है कि जैसे एक समझ लो एबीसी इंटरप्राइजेज है, अब इसको आप एक टर्म लोन दोगे, एक वर्किंग कैपिटल लोन दोगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, दोनों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, अलग अलग पूरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया क्या है, इन दोनों को मिला के आप एक सिंपल कंपोजिट लोन दीजिए और ये मैक्सिमम आप कितने का दे सकोगे, 1 करोड़ का। ठीक है, तो ये था पहला सर्कुलर। बढ़ते नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन एनबीएफसी प्रोविजनिंग के ऊपर। अब यहाँ पे प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल सी भाषा में समझते हैं। देखो, जब भी कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, जैसे कि बैंक, एनबीएफसी, ठीक है, ये क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये लोन प्रोवाइड करते हैं तो ये हमेशा से मान के चलते हैं कि कल को हमारा, हमने समझ सपोज 100 करोड़ का लोन दिया है, तो 100 करोड़ में से 1 करोड़ या 2 करोड़ जो लोन है वो हमें वापस नहीं आएगा, वो हमारा एनपीए हो जाएगा। ये ऐसा मान के चलते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारा, हमने इतना लोन बांटा है, इसमें से इतना हमारे को डिफॉल्ट करेगा ही करेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए ये अपने कैपिटल में से कुछ अमाउंट साइड में रखते हैं,
कुछ अमाउंट, कुछ फंड जो है वो साइड में रखते हैं कि कल को अगर हमारा लोन खराब हुआ तो उसकी भरपाई ये हमारा जो कैपिटल हमने साइड में रखी है वो करेगा, और उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोविजनिंग बोलते हैं, ठीक है। ताकि फिनटेक कंपनीज जो जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करें, डिफॉल्ट ना कर जाए, कि काफी ज्यादा लोन अगर खराब हो गए और उनके पास कैपिटल नहीं होगा उसको कंपनसेट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, वो दिवालिया हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसलिए क्या करते हैं, कुछ अमाउंट अलग से साइड में रखते हैं। अब ये जो अमाउंट साइड में रखते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोविजनिंग। बेसिकली इसका काम क्या होता है, जो हमारे लोन खराब हुए हैं या एनपीए हो गए, डिफॉल्ट कर गए हैं, ठीक है, लॉस्ट एसेट है, उसको कंपनसेट करने के लिए हमने एक फंड रखा है, इमरजेंसी फंड साइड में, और अगर कल को लोन खराब हुआ उसकी भरपाई हम कहाँ करेंगे, इस प्रोविजनिंग में से करेंगे, इस फंड में से करेंगे। तो यहाँ पे क्या था, देखो अब यहाँ पे आरबीआई क्या बोल रहा है, तो देखो एनबीएफसी क्या करती हैं, ज्यादातर किसी फिनटेक कंपनीज जो हो गई इनके साथ टाई अप करके क्या करती हैं, लोन प्रोवाइड करती हैं। जैसे आपने देखा होगा गूगल पे मैक्सिमम जनता चला रही है, फोन पे मैक्सिमम जनता चला रही है, ठीक है। अब उनको क्या आता है, उस पे ऑफर आता है कि आपको 2 लाख का लोन मिल जाएगा, आपको 5 लाख का लोन मिल जाएगा, आपकी सिविल काफी अच्छी है, आपकी ट्रांजेक्शन काफी अच्छी है, आपको 4 लाख का लोन दे दिया जाएगा। तो वो लोन गूगल पे नहीं दे रहा है, वो लोन फोन पे नहीं दे रहा है, वो लोन कौन दे रहा है, एक एनबीएफसी का कंपनी दे रही है। अब एनबीएफसी क्या करती है, देखो एनबीएफसी जो हमारे इंडिया में कस्टमर्स हैं इनके साथ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, मतलब ज़्यादा अटैच्ड नहीं है, ठीक है। बहुत कम लोग एनबीएफसी के बारे में जान रहे हैं, पर हर कोई बंदा गूगल पे और फोन पे के बारे में जान रहा है। तो मतलब हमारी जो फिनटेक कंपनीज हैं इनका कस्टमर बेस काफ़ी ज़्यादा है, इनका कस्टमर बेस काफ़ी ज़्यादा है। तो एनबीएफसी क्या बोलती है कि आपके पास जो आपके प्लेटफॉर्म पे जो कस्टमर्स हैं आप उनको लोन का ऑफर दीजिए, और कोई पर्सन अगर इंटरेस्टेड होगा तो उसको लोन हम प्रोवाइड करेंगे। लोन कौन प्रोवाइड करेगा, ये एनबीएफसी प्रोवाइड करेगी। बदले में जितने भी कस्टमर्स को हम लोन प्रोवाइड करेंगे, जितने भी आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे पास कस्टमर आएंगे, उस पर हम आपको क्या देंगे, आपको इंसेंटिव दे देंगे, ठीक है। उस पर आपको कमीशन या इंसेंटिव दे देंगे हम। तो इसमें फिनटेक कंपनी का भी फायदा, एनबीएफसी को भी कस्टमर मिल गया जिनको ये लोन दे पाएगी, और सबका भला हो गया, और कस्टमर को भी लोन का पैसा मिल गया, ठीक है। ये तो बात होगी जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। पर बाय चांस अगर ये कस्टमर डिफॉल्ट कर गया, इसने पैसा वापस नहीं किया, किसी भी कारणवश ये पैसा वापस नहीं कर पाया, तो नुकसान सिर्फ किसका होगा, एनबीएफसी का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिनटेक कंपनीज भी क्या करती हैं कि देखो हम आपको इतना सारे कस्टमर्स दे रहे हैं, तो अगर कल को हमारे कस्टमर डिफॉल्ट करते हैं तो थोड़ी सी गारंटी हम भी देते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट लॉस गारंटी। इसमें क्या होता है कि सपोज एक एनबीएफसीज है जिसने सपोज एक फिनटेक कंपनी, गूगल पे ही रख लेते हैं हम, ठीक है, गूगल पे के कस्टमरों को एक एनबीएफसी ने 1 करोड़ का लोन दिया, ठीक है, सारे कस्टमर को मिला के 1 करोड़ का लोन दे दिया लमसम, ठीक है। 50-100 कस्टमर्स थे उनको मिला के 1 करोड़ का लोन दे दिया। तो गूगल पे क्या बोलेगा, चलो ठीक है, हमारे कस्टमर्स को आपने इतना लोन दिया है, तो कल को अगर ये लोन खराब होता है, किसी कस्टमर का खराब होता है, तो 10 लाख तक हम भी भरपाई कर देंगे, 10 लाख तक हम भी भरपाई कर देंगे। अगर हमारे कस्टमर का लोन खराब होता है, अगर हमारा कोई कस्टमर है वो डिफॉल्ट करता है, वो आपके पैसे वापस नहीं करता है, और आपने हमारे कस्टमर्स को 1 करोड़ तक का लोन दिया है, तो अगर अगर कोई व्यक्ति लोन वापस नहीं करेगा तो 10 लाख तक का कवर हम दे देंगे, ठीक है। 1 करोड़ में से अगर सपोज 20 लाख रुपए नहीं आए, तो 20 लाख में से 10 लाख कौन देगा, फिनटेक कंपनी गूगल पे दे देगी, बाकी 10 लाख का नुकसान किसका होगा, एनबीएफसी का। तो यहां पे देखो जो 10 लाख का कवर दिया गूगल पे ने एनबीएफसी को, इसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट लॉस गारंटी, ठीक है। अब यहां पे पहले क्या था कि जैसे कि एक कंपनी ने डिफॉल्ट लॉस गारंटी प्रोवाइड की है, तब भी आरबीआई क्या कहता था, आप उसको कंसिडर नहीं करोगे और आप पूरी की पूरी प्रोविजनिंग अपनी बना के रखोगे। पर अब आरबीआई क्या बोल रहा है, अगर आपके पास डिफॉल्ट लॉस गारंटी है तो उतने अमाउंट को आप माइनस कर दो और बाकी की आप प्रोविजनिंग बना के रखो। अब इसका मतलब क्या, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। ये 36A क्या बोल रहा है, 36A क्या बोल रहा है कि आपके पास अगर डिफॉल्ट लॉस गारंटी है तो जितने अमाउंट की आपको डिफॉल्ट लॉस गारंटी मिली हुई है उतने अमाउंट को आप माइनस कर दो, और बचे हुए अमाउंट की प्रोविजनिंग बना के रखनी है आपने। प्रोविजनिंग मतलब क्या, कल को अगर लोन खराब हो गया उसकी भरपाई करने के लिए एक फंड, ठीक है, सिंपल सी भाषा में। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है 36B, जो आपको डिफॉल्ट लॉस गारंटी मिलेगी, ठीक है, उसके बारे में आपको सब कुछ क्लियरली बताना है, ठीक है, किसमें, IND AS 1 में,
ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 वाले आपको क्राइटेरिया के थ्रू सब कुछ डिस्क्लोज करना है पब्लिक को। और 36C क्या बोल रहा है, अगर आपको डिफॉल्ट लॉस गारंटी मिली है, उसमें से कुछ अमाउंट आपने यूज कर लिया, तो जो आप अब प्रोविजनिंग बनाओगे तो बचे हुए अमाउंट की बनाओगे। अब ये आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, मेरे को पता है। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, एक सिंपल से एग्जांपल से। एक एनबीएफसी है, इसने दिया है 100 लाख रुपीस का लोन, 100 लाख रुपीस का लोन, ठीक है। किसको? एक फिनटेक कंपनी के कस्टमर्स को। फिनटेक कंपनी थी, उनके कस्टमर्स को दिया है, ठीक है। कस्टमर्स समझ लो 1000 10,000 कस्टमर हो सकते हैं, उनको मिला के 100 लाख रुपए का लोन दिया। तो फिनटेक कंपनी ने भी बदले में क्या किया, डीएलजी कवर दिया, डिफॉल्ट लॉस गारंटी कवर दिया 20 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का। अब यहाँ पे एनबीएफसी ने कैलकुलेशन की कि हमने 100 लाख का लोन दिया है, ठीक है, 100 लाख का लोन दिया है, और हमारा एस्टिमेट है कि फ्यूचर में लगभग 15 लाख रुपए का जो लोन है वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। जो लोन हमारा लॉस होएगा, फ्यूचर लॉस होगा, वो कितने का होगा, लगभग लगभग 15 लाख रुपीज का। ये इन्होंने एस्टिमेशन लगाया, ठीक है। 15 लाख रुपए का जो लोन है हमारा 100 लाख में से, वो खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, फिनटेक कंपनी ने डिफॉल्ट लॉस गारंटी कितने की दी है, 20 लाख की। एनबीएफसी को नुकसान होने का एस्टिमेशन कितना है, 15 लाख रुपए का। तो देखो, अगर कल को भविष्य में 100 लाख में से 15 लाख का सच्ची में नुकसान हो जाता है, तो 15 लाख रुपए का लोन वापस नहीं आता है, तो क्या एनबीएफसी को नुकसान होगा? नहीं। क्योंकि देखो, जो फिनटेक कंपनी है वही 20 लाख का कवर दे रही है, अगर 15 लाख नहीं आए तो ये 15 लाख ये देगी कंपनी, ठीक है। तो एनबीएफसी का कोई नुकसान नहीं है, तो यहाँ पे एनबीएफसी को कोई प्रोविजनिंग बनाने की जरूरत नहीं है। पर पहले क्या था, पहले आरबीआई बोलता था आपने डिफॉल्ट लॉस गारंटी को कवर नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे अगर पहले वाला केस समझे हम, इस सिनेरियो से पहले एनबीएफसी ने लोन कितने का दिया, 100 लाख का। फिनटेक कंपनी ने डिफॉल्ट लॉस गारंटी कितने की दी, 20 लाख की। एनबीएफसी को प्रोविजनिंग कितने की बनानी पड़ेगी, फिर भी 15 लाख रुपए की प्रोविजनिंग अपने आप से बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने फ्यूचर लॉस कितने का एस्टिमेट किया था, 15 लाख का। तो इनको 15 लाख रुपए अलग से साइड में रखने पड़ेंगे प्रोविजनिंग के लिए। पर अब क्या है, इनका नुकसान होने की संभावना है 15 लाख की, इनको कवर मिला हुआ है 20 लाख का, तो इनको कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत है नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 15 लाख का नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा, ये फिनटेक कंपनी करेगी। तो इनको कोई प्रोविजनिंग बनाने की जरूरत नहीं है। तो इनकी एक्स्ट्रा कैपिटल यहाँ पे स्टक नहीं होगी प्रोविजनिंग में, जो कि पहले होती थी। पहले एनबीएफसी के पास डिफॉल्ट लॉस गारंटी होती थी, उसके बावजूद भी इनको प्रोविजनिंग बनानी पड़ती थी, क्योंकि आरबीआई कहता था आप डिफॉल्ट लॉस गारंटी को प्रोविजनिंग में कंसिडर नहीं करोगे। तो इनको फिर भी 15 लाख रुपए की क्या करनी पड़ती थी, प्रोविजनिंग बना के रखनी पड़ती थी। अब वो इनको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको डिफॉल्ट लॉस कवर मिल रहा है 20 लाख का, इन्होंने नुकसान का एस्टिमेट लगाया 15 लाख का। तो अगर कल को 15 लाख में से 15 लाख पूरा ही नहीं आया, इनको टोटल लॉस हो गया, तो वो कवर कहां से मिल जाएगा इनको, ये डीएलजी कवर के थ्रू इनको वो भरपाई हो जाएगी। इनको अपनी प्रोविजनिंग बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 36C है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जैसे सपोज ये वाला क्वेश्चन था, जो हमारा ये वाला एग्जांपल, एनबीएफसी ने लोन दिया 100 लाख का, 100 लाख का लोन दिया। इनको कितना कवर मिला हुआ था फिनटेक कंपनी से, इनको कवर मिला हुआ था फिनटेक कंपनी से 20 लाख का। डीएलजी कवर कितना था, 20 लाख का, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, कुछ कस्टमर्स, 4-5 कस्टमर्स थे, वो डिफॉल्ट कर गए, और डिफॉल्ट की वजह से जो टोटल नुकसान हुआ वो कितना का था, 8 लाख रुपए का। 8 लाख का लोन इनका क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया। 8 लाख का लोन डिफॉल्ट हो गया। अब ये 8 लाख की भरपाई कहां से होगी, इस डीएलजी कवर में से होगी। ये 8 लाख की भरपाई किस में से होगी, ये डीएलजी कवर में से होगी। तो देखो, 20 लाख का कवर था, 8 लाख डिफॉल्ट कर गया, तो इन्होंने ये 8 लाख यहाँ पे दे दिया। अब डीएलजी कवर कितने का रह गया, डीएलजी कवर रह गया 12 लाख का। अब डीएलजी कवर कितने का रह गया, 12 लाख का। अब एनबीएफसी ने फिर से एस्टिमेट लगाया कि भाई हमारा 100 लाख में से 8 लाख का लोन डिफॉल्ट कर गया है। पर अब भी हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, तो हमारे को क्या लग रहा है, फ्यूचर में फिर भी 15 लाख रुपए जो हैं वो हमारे क्या करेंगे, डिफॉल्ट करेंगे। 15 लाख रुपए डिफॉल्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, डीएलजी कवर था 20 लाख का, 20 लाख में से 8 लाख जो डिफॉल्ट हुआ उसकी रिपेमेंट कर दी कंपनी ने। अब डीएलजी कवर कितने का रह गया, 12 लाख का।
एनबीएफसी का एस्टीमेट कितना है फ्यूचर लॉस का? 15 लाख का। तो देखो 15 लाख अगर कल को नुकसान हो जाता है तो 15 लाख में से 12 लाख की तो क्या हो जाएगी, भरपाई हो जाएगी डीएलजी कवर के थ्रू। बचा कितना? 3 लैक्स। तो ये 3 लैक्स क्या करना पड़ेगा, एनबीएफसी को अपनी कैपिटल में से प्रोविजनिंग बना के रखनी पड़ेगी। और ये 36C पॉइंट बोल रहा है कि डीएलजी कवर में से आप जितना यूज कर लोगे तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसी को आप कंसीडर करोगे, इस पूरे को कंसीडर नहीं करोगे। फिर अगर डीएलजी कवर है उसमें से आपने कुछ चीज यूज कर ली, जैसे यहाँ पे डीएलजी कवर था 20 लाख का, 20 लाख में से 8 लाख यूज हो गया, तो अब आप जो कंसीडर करोगे वो 20 लाख नहीं करोगे, अब आप कंसीडर रिमेनिंग वाला पार्ट ही करोगे। ये पॉइंट बोल रहा है 36C। ठीक है, तो ये सर्कुलर था हमारा एनबीएफसी प्रोविजनिंग के ऊपर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के ऊपर। अब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होती है? जब बोरोअर होता है हमारा कोई इंडियन कंपनी या इंडियन एंटिटी, ठीक है, जो इंडिया में स्टेब्लिश है, और वो पैसे बोरो कर रही है कहाँ से? फॉरेन से। मतलब लेंडर कौन है? कोई फॉरेन की कंपनी। तो इसको क्या बोलते हैं, इस डील को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। और ये जो बोरोइंग कर रही है इंडियन एंटिटी फॉरेन से, ये आपकी कंपनी जो है वो आईएनडी यानी कि इंडियन रुपीस में भी कर सकती है या फॉरेन करेंसी में भी कर सकती है। मतलब जब इंडिया की कंपनी बाहर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बाहर किसी कंपनी से, फॉरेन की किसी कंपनी से पैसे उधार लेती है, चाहे वो इंडियन करेंसी में उधार ले या फॉरेन करेंसी में उधार ले, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है, जब भी कोई इंडिया की कंपनी पहली बार लोन ले रही है बाहर से, ठीक है, लोन जब लेगी तो वो उसकी पूरी जो इंफॉर्मेशन होगी वो फाइल करेगी आरबीआई के पास बाय यूजिंग फॉर्म ECB1, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग 1 फॉर्म। ठीक है, अब जैसे समझ लो एक कंपनी है इंडिया की, एबीसी कंपनी, ये इंडिया की कंपनी है, इन्होंने यूएसए के एक XYZ बैंक से लोन लिया, XYZ से बोरोइंग की, लोन लिया, ठीक है, पैसे उधार लिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो ये जो एबीसी इंडिया कंपनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन किस में फाइल करेगी? ECB1 फॉर्म में, और ये सबमिट करेगी आरबीआई के पास। ठीक है, अब ये जब बोरोइंग ले ली, ठीक है, उधार ले लिया XYZ बैंक से, तो अब इसको क्या करनी पड़ेगी? मंथली कुछ ना कुछ पैसे देने भी पड़ेंगे ईएमआई की फॉर्म में, ठीक है, या आप इंटरेस्ट रिपे करोगे। जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करोगे इस लोन के रिगार्डिंग वापिस XYZ बैंक को, तो उसकी इंफॉर्मेशन आप किस में दोगे? ECB2 फॉर्म में। जब पहली बार लोन लोगे, उधार करोगे, तो उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी ECB1 में। और जब उस जो उधार आपने लिया है उसकी रीपेमेंट करोगे, ठीक है, चाहे ईएमआई की फॉर्म में, कैसे भी कर रहे हो आप, जैसे भी, तो उसकी इंफॉर्मेशन किस में जाएगी? ECB2 फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा हैं वो आपके बन सकते हैं स्टैटिक के बेस पे ऑन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब यहाँ पे देखो, मैक्सिमम आप कितना उधार ले सकते हो बाय यूजिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो यहाँ पे आरबीआई ने सिंपल सी भाषा में क्या बोला है? सिंपल सी भाषा में देखो, आरबीआई ने दो बातें बोली हैं। मैक्सिमम जो आप बोरोइंग कर सकते हो बाय यूजिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, वो कितना है मैक्सिमम? या तो USD 1 बिलियन, ठीक है, या तो USD 1 बिलियन, और 3 टाइम्स नेटवर्थ, जो आपकी नेटवर्थ है कंपनी की उसका 3 गुना। इन दोनों में से जो भी वैल्यू हायर होगी, विच एवर इज हायर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, एक कंपनी है हमारे पास, एक कंपनी है, उसकी नेटवर्थ है सपोज 1000 करोड़, और यहां पे मैं एज्यूम करके चलता हूं, एज्यूम करके चल रहा हूं कि $1 जो है वो 90 रुपीज के आसपास है। ठीक है, $1 जो है वो 90 रुपीज के आसपास है। तो उस हिसाब से USD 1 बिलियन कितना होगा इंडियन करेंसी में? इंडियन करेंसी में होगा लगभग लगभग 9000 करोड़। ठीक है, 9000 करोड़। $1 बिलियन को हमने कन्वर्ट कर दिया रुपीज में, $1 को माना हमने 90 रुपए, तो उस हिसाब से $1 बिलियन कितना हो गया? 9000 करोड़। अब एक कंपनी ली थी हमने जिसकी नेटवर्थ कितनी थी? 1000 करोड़। एक कंपनी थी जिसकी नेटवर्थ थी 1000 करोड़। अब 1000 करोड़ को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया? 3000 करोड़। अब आप मेरे को बताइए, 3000 करोड़ एंड 9000 करोड़ में से कौन सी वैल्यू हायर है?
तो जाहिर सी बात है 9000 करोड़ जो है वो वैल्यू हायर है। तो ये जो कंपनी थी हमारी, ये मैक्सिमम कितना लोन ले सकती है? 9000 करोड़ का। ठीक है, मैक्सिमम लोन कितना ले सकती है? 9000 करोड़ का। अब एक बड़ी कंपनी लेते हैं, एक बड़ी कंपनी लेते हैं, ठीक है, बिग कंपनी लेते हैं, बिग कंपनी। इसकी नेटवर्थ सपोज कितनी है? 5000 करोड़। इसकी नेटवर्थ है 5000 करोड़। तो अब 5000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आप कितना हुआ? 15000 करोड़। और दूसरी तरफ क्या है? 9000 करोड़। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? 15000 करोड़। तो ये कंपनी जो है वो मैक्सिमम लोन कितना ले सकती है? 15000 करोड़ का बाय यूजिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ठीक है, अब यहां पे क्या बात थी? या तो आप ले सकते हो $1 बिलियन या 3 टाइम्स योर नेटवर्थ। इन दोनों में से जो भी वैल्यू हायर होगी उतना मैक्सिमम लोन ले सकते हो आप बाय यूजिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब ये जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, इसकी मैच्योरिटी कितनी होगी? तो इसकी मैक्सिमम एवरेज मैच्योरिटी जो होती है, इसकी जो एवरेज मैच्योरिटी होती है वो कितनी होती है? 3 ईयर्स की। मतलब 3 ईयर से पहले आप अपना लोन बंद नहीं कर सकते। पर यहाँ पे एक कंडीशन बोली है आरबीआई ने। आरबीआई ने क्या बोला है? अगर आपकी जो कंपनी है वो डील करती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, अगर आपकी कंपनी डील करती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और आपकी कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डील करती है, और आपने लोन ले रखा है ईसीबी के थ्रू, तो आप अपना लोन जो है वो 1 से 3 साल के बीच का भी ले सकते हो। 1 से 3 साल के बीच का भी ले सकते हो। पर कंडीशन क्या है? जो आप लोन लोगे वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू $150 मिलियन, 150 मिलियन USD। मतलब जैसे एक कंपनी ने लोन लिया ईसीबी के थ्रू, ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के थ्रू, तो वो मिनिमम कितने टाइम पीरियड का होगा? 3 ईयर्स का होगा। पर अगर वो कंपनी डील करती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और उसने जो लोन अमाउंट ले रखा है वो 150 मिलियन USD से कम है या उसके बराबर है, तो वो 1 से 3 साल का लोन ले सकती है। और अगर 150 मिलियन से ज्यादा है तो उसको भी मिनिमम 3 साल का लोन लेना ही पड़ेगा या उससे ज्यादा का। मतलब वो लोन 2 साल में रीपे नहीं कर सकती। ये है हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के ऊपर पूरा फ्रेमवर्क। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ। नेक्स्ट हमारा सर्कुलर है बेस्ड ऑन यूटीआई के ऊपर। यूटीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर। और ये किस पे एप्लीकेबल होगा? वो सारी ट्रांजैक्शंस जो कि डील कर रहे हैं डेरिवेटिव्स में, और उनकी ट्रेडिंग कहाँ हो रही है? ओटीसी प्लेटफॉर्म पे, ओवर दी काउंटर। अब यहाँ पे ओवर दी काउंटर में क्या होता है? बेसिक कंसेप्ट कि एक टेबल होगा, दो पार्टीज आपस में बैठेंगी और आपस में डिसाइड करेंगे, डिस्कशन करेंगे और डील डन करेंगी। इनकी जो डील होती है वो शेयर मार्केट पे नहीं होती, और आपस में मिलके एक टेबल पे बैठ के बातचीत करके वैसे डील डन करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ओटीसी ट्रांजैक्शन, ओवर दी काउंटर। जहां पे दो लोग आपस में मिलके ट्रांजैक्शन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ओटीसी ट्रांजैक्शन। अब ये डेरिवेटिव्स क्या होता है? तो देखो, अगर आपने डेरिवेटिव ढंग से समझना है तो आपको क्या है, मनी मार्केट की वीडियो देखनी पड़ेगी, कैपिटल मार्केट की, और वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। जब प्लेलिस्ट में जाना आप, कोर्सेज सेक्शन में, वहां पे पूरा का पूरा बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स है, वहां जाके आप ढंग से समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से डेरिवेटिव्स की बात हो रही है? जैसे आपके इंटरेस्ट रेट स्वैप हो गए, फिर आपका करेंसी स्वैप हो गया। ये सब क्या होता है? आपके ज्यादातर ओटीसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, ओवर द काउंटर। ठीक है, ओवर द काउंटर में ये काम करते हैं। जैसे कि सपोज इन्फोसिस है, इन्फोसिस ने फ्लोटिंग रेट पे लोन ले रखा था। ठीक है, अब उसको लग रहा है कल को क्या होगा? रेपो रेट इंक्रीज कर जाएगा और क्या होगा? लोन महंगा हो जाएगा, तो उसको एक रिस्क लग रहा है। तो ये क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट स्वैप एग्रीमेंट करेगा, किसके साथ? बैंक के साथ। और ये दोनों बंदे आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे और इंटरेस्ट रेट स्वैप एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो ये क्या होगा? एक ओटीसी ट्रांजेक्शन हुई, ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन हुई। अब आरबीआई ने क्या बोला है? जो भी ओटीसी डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन होंगी उसे आपको रिपोर्ट करना है किसमें? सीसीआईएल में। ठीक है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को, ट्रेड रिपोजिटरी को आपको रिपोर्ट करना है। अब आप रिपोर्ट जो करोगे वो एक यूटीआई नंबर के साथ करोगे, यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर नंबर के साथ आप इसको रिपोर्ट करोगे। और ये जो नंबर होगा ये कितने डिजिट का होगा? 52 डिजिट्स का। ठीक है, जिसमें अल्फाबेट्स भी होंगे, न्यूमेरिक्स भी होंगे, सब कुछ होगा। ठीक है, नंबर भी होंगे, एबीसीडी भी होगा। ठीक है, टोटल कितने डिजिट का होगा? ये 52 कैरेक्टर्स का होगा, जिसमें आपका LEI नंबर भी इंक्लूड होगा। इन 52 में से आपके LEI नंबर भी इंक्लूड किए जाएंगे। अब LEI नंबर क्या होता है? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ये 20 कैरेक्टर का नंबर होता है।
20 कैरेक्टर का नंबर होता है और ये किस लिए यूज किया जाता है? उन ट्रांजेक्शन्स के लिए जिनका अमाउंट जो है ₹50 करोड़ एंड अबव का होता है, उसमें यूज किया जाता है ये LEI नंबर। और ये कितने का होता है? 20 कैरेक्टर का। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो यूटीआई नंबर बनेगा उसमें यूटीआई नंबर जो होगा वो 52 कैरेक्टर्स का होगा, जिसमें से 20 कैरेक्टर क्या होंगे? ये LEI नंबर के। ठीक है। और ये कब से चालू हो जाएगा? 1 जनवरी 2027 से। अब इससे फायदा क्या होगा? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया इन्फोसिस का और बैंक का, इन्होंने आपस में इंटरेस्ट रेट स्वैप किया। ठीक है। तो पहले क्या होता था, बैंक इसकी रिपोर्टिंग करेगा सीसीआईएल में, इन्फोसिस भी इसकी रिपोर्टिंग करेगा सीसीआईएल में। तो इसका क्या होता था, डुप्लीकेशन हो जाती थी, दो दो रिपोर्टिंग हो जाती थी और इसको फिर ढूंढना पड़ता था, कैंसिल आउट करना पड़ता था। पर अब क्या होगा, इनके पास क्या होगा, यूटीआई नंबर होगा। इन्फोसिस इस ट्रांजेक्शन की जो रिपोर्ट करेगा सीसीआईएल को, वो यूटीआई नंबर के साथ करेगा और ये बैंक भी इसको यूटीआई नंबर के साथ करेगा और वहां पे सामने दिख जाएगा कि ये दोनों यूटीआई नंबर सेम है, मतलब ये एक ही ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं दोनों बंदे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम वेस्टेज कम होगी, डुप्लीकेशन कम होएगा और ट्रैक करना ज्यादा आसान रहेगा, इसलिए ये यूटीआई नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है। अब ऐसे ही जैसे ये यूटीआई नंबर है, वैसे ही एक होता है हमारा यूटीआर नंबर, जो कि यूज होता है हमारा नेफ्ट एंड आरटीजीएस में। नेफ्ट एंड आरटीजीएस में यूज होता है हमारा यूटीआर नंबर। ठीक है। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। यहाँ पे आइडेंटिफायर है ना, उसमें क्या होता है? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। और ये किसके लिए यूज होता है? नेफ्ट एंड आरटीजीएस में। तो ये चीज भी याद रखना है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ। अब यहाँ पे बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट वन लाइनर की। तो सबसे पहली न्यूज है हमारी रिलेटेड टू NUCFDC के रिगार्डिंग। इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारी? नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये क्या है? एक तरीके का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। ये काम करता है एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और ये कवर करता है किसको? हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को। तो इंडिया में आज की डेट में लगभग 1400 प्लस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, तो उनको कवर करने के लिए इसको बनाया गया है। अब यहाँ पे ये करेगा क्या? उनको देखो प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करेगा, लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, अगर किसी की टेक्नोलॉजी लैग कर रही है तो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। कौन? NUCFDC। ठीक है। पर यहाँ पे समस्या क्या आ रही है कि इनको इनरोल करने के लिए, इसको अपने अंडर लाने के लिए, इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अपने साथ अटैच करने के लिए एक समस्या आ रही है। समस्या क्या है कि देखो, जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो क्या बोलता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट प्लेसमेंट में ऑफर कर रही है सिक्योरिटीज एंड शेयर्स, ठीक है, तो वो मैक्सिमम एक साल में कितने लोगों को कर सकती है? मैक्सिमम 200 पर्सन्स को पर ईयर वो क्या कर सकती है? प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑफर कर सकती है। और अगर यूसीबीज को इनका मेंबर बनना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? ये शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में एनरोल करना पड़ेगा, लेनी पड़ेंगी, तब ये मेंबर बनेंगे NUCFDC के। अब यहाँ पे समस्या क्या रही थी? साल में मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 200 पर्सन, यानी कि 200 यूसीबी को ये अपने अंदर एनरोल करवा सकती है एक साल में। तो लगभग 1400 प्लस यूसीबीज हैं, तो हम 1400 लेके चलते हैं। तो 1400 यूसीबीज को अपने अंदर एनरोल करवाने में कितना टाइम लगेगा? 1400 डिवाइडेड बाई 200, यानी कि 7 साल। तो ये काफी लंबा समय होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये कंपनीज एक्ट में क्या है? एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है? रूल 14, जो कि क्या बोलता है, अगर कोई NBFC है जो उसने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है अंडर RBI, अगर कोई कंपनी एक NBFC है और वो RBI एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, तो उस पे ये 200 पर पर्सन पर ईयर वाला क्राइटेरिया फॉलो नहीं करेगा। वो एक साल में जितने मर्जी पर्सन्स को प्राइवेट प्लेसमेंट में सिक्योरिटीज एंड शेयर्स ऑफर कर सकती है। तो यहाँ पे क्या है, NUCDFC जो है, NUCFDC, इसको अब ट्रीट किया जाएगा एज एन NBFC ऑल्सो। ठीक है, ताकि ये एक्सेप्शन मिल जाए इसको और ये एक साथ ही जो हमारी 1400 प्लस यूसीबीज हैं इनको इनरोल कर ले अपने अंडर, वरना ऐसे इनको इनरोल करने में कितना लगना था? 7 साल का समय लगना था। ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज भी याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग RBI का सेकंड डाटा सेंटर खुला है। कहाँ? भुवनेश्वर उड़ीसा में। और इसमें भी स्पेसिफिकली देखना है तो वो कहाँ खुला है? इन्फो वैली 2 का कैंपस है खुर्दा उड़ीसा में, वहां पे खुला है ये हमारा क्या? सेकंड डाटा सेंटर बाय RBI इन 18.55 एकड़ कैंपस। ठीक है। पहला सेंटर कहाँ खुला है? खरगर नवी मुंबई में। और फ्यूचर में कहाँ कहाँ खुलेंगे? मुंबई एंड हैदराबाद में। अब ये जो डाटा सेंटर है इनका मेन काम क्या है? जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है, जो भी हमारा नेफ्ट आरटीजीएस का डाटा होता है, क्योंकि देखो जो नेफ्ट एंड आरटीजीएस है वो RBI के प्रोजेक्ट होते हैं। नेफ्ट एंड आरटीजीएस जो है वो RBI का प्रोजेक्ट है,
नेफ्ट आरटीजीएस का डाटा, जो हमारी डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रही है, इन सब का डाटा कहाँ स्टोर होएगा? इन डाटा सेंटर्स में स्टोर होगा। तो ये सेकंड डाटा सेंटर खुला कहाँ? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है, तो ये था हमारा आरबीआई सर्कुलर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।